राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर बीए पार्ट 2 पेपर 2 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। मेरे पिछले व्याख्यान में भी मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। पिछले व्याख्यान में हमने सर्वोच्च न्यायालय की 3 शक्तियों के बारे में विस्तृत परिचर्चा की थी। वो थी सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अपीलेख न्यायालय। आज हम सर्वोच्च न्यायालय की जो रिमेनिंग शक्तियां हैं उस पर परिचर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उसे रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार उसके संरक्षक के रूप में कार्य करता है। संविधान द्वारा दिए गए नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है वो जो है वो वाद योग्य है और संविधान का जो अनुच्छेद है 32 उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार के लेख या रिट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या निषेध अधिकार, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये रिट्स जो है जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा या रक्षा करने के लिए जारी किए जाते हैं। यह जो रिट जारी करने का अधिकार है यह सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। यानी ये जो है जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को जो है संसद जो है ना कम कर सकता है और ना ही जो है हटा सकता है। तो यहाँ जो है सर्वोच्च न्यायालय एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल के रूप में कार्य करता है। जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है उसके संरक्षक के रूप में जो है कार्य करना, ये जो सर्वोच्च न्यायालय का है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार या जुरिसडिक्शन है। इसके अलावा जो है सर्वोच्च न्यायालय वो एक सलाहकारी या परामर्श देने का भी कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है। यानी अगर कभी राष्ट्रपति को लगे कि कोई मैटर कानून से या तथ्य से रिलेटेड है और वह जो है सार्वजनिक महत्व का है तो उस पर जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के लिए भी यह आवश्यक नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो परामर्श दी गई है उसे मानना जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। यानी ये सिंपल एक परामर्श देने की बात है जिसमें राष्ट्रपति को जब भी ये लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्श ले लेनी चाहिए किसी भी मैटर पर जो कि सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है, उस पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। हालांकि जो भी परामर्श दी जाती है उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होता। और इसी के साथ साथ इवन अगर सर्वोच्च न्यायालय भी चाहे तो वो ऐसी सलाह देने के लिए भी जो है वो मना कर सकता है। बहुत बार जो है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ली गई है। जैसे 1963 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। जब से जो सबसे इम्पोर्टेंट केस रहा है वो उसमें 1993 का जो है बाबरी मस्जिद विवाद, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगी गई थी। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइट है वो है संविधान के
संरक्षक के रूप में जो है सर्वोच्च न्यायालय, वो उसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट अधिकार है, जिसके कि अंदर सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार प्राप्त है। इसके अंदर अगर हम कहेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने निर्णयों को फिर से रिव्यू कर सकता है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं वो उनको फिर से रिव्यू कर सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि उसके द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उसे लगता है कि अगर उसमें कुछ पुनर्विचार की आवश्यकता है तो वह उसमें पुनर्विचार करता है और ज़रूरत पड़ने पर जो है उन निर्णयों पर वो परिवर्तन भी कर सकता है। अब हम जो है सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के संरक्षक के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है उस पर परिचर्चा करेंगे, जिसको कि हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति। अगर सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कानून या कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया नियम अगर वो संविधान से विपरीत है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे कानून या ऐसे नियमों को अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को जो है न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति कहते हैं। संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून की जो संवैधानिकता है उसको जांच करने का जो अधिकार है वो संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। यानी अगर संसद या राज्य की विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून बनाती है तो उस कानून की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर की जाएगी कि ये जो कानून है ये संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि यह कानून जो है संविधान की भावनाओं से, संविधान के प्रावधानों से विपरीत है, तो ऐसे कानूनों को जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया, इसे जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति भी कहा जाता है। ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये सर्वोच्च न्यायालय की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावर है और ये जो है उसे जो है सर्वोच्च न्यायालय इसी जुडिशियल रिव्यू की पावर के अंतर्गत जो है वो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय काम करती है। इसके अलावा जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य बहुत अधिकार प्राप्त है, जैसे अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना। ये हमने डिस्कस कर लिया कि वो अपने ही जो निर्णय दिए गए हैं उनको रिव्यू कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करने एवं उन्हें प्रमाणित करने के उपरांत ही जो है राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य जो सदस्य उन्हें पदच्युत किया जा सकता है। जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या जो अन्य मेंबर्स होते हैं उन्हें पद से राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जबकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच कर ली जाती है और ये प्रमाणित कर दिया जाता है कि हाँ उन्होंने जो है ऐसा कुछ कार्य करा है जिसके की द्वारा जो है उन्हें अपने पद से हटा देना चाहिए। फिर सर्वोच्च न्यायालय ही जो है संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है, अंतिम और पूर्ण अधिकार, ये सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। न्यायालय की व्याख्या करने का अधिकार जो है अन्य किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की क्या व्याख्या कह रही हूँ मैं, संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि कोई मैटर संविधान की व्याख्या से रिलेटेड है, वो मैटर चाहे हाई कोर्ट में पेंडिंग हो या किसी भी लोअर कोर्ट में पेंडिंग हो, ऐसे किसी भी मैटर पर अगर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि ये मैटर संविधान की व्याख्या से रिलेटेड है, तो वो जो मैटर है सर्वोच्च न्यायालय वो अपने यहाँ मंगा सकता है और जो डिसीजन देगा सर्वोच्च न्यायालय वो अंतिम और पूर्ण होगा।
यह जो मुख्यतः अगर हम बात करें, यह आर्टिकल 131, 132 और 133 से जो है सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, ठीक है, चाहे वो जितनी भी न्यायालय और जितनी भी अधीनस्थ न्यायालय है, वो सारी की सारी जो न्यायालय है, वो सब सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आती है। सर्वोच्च न्यायालय जो है ऐसे मामले जो कि हाई कोर्ट में पेंडिंग हो, उन्हें अपने पास मंगवा सकती है, या एक हाई कोर्ट से जो है उन्हें दूसरे हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र करवा सकती है। ठीक है, जो भी हाई कोर्ट में पेंडिंग मामले हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें अपने पास मंगा लेगी, या एक हाई कोर्ट के मैटर को वो दूसरे हाई कोर्ट में भी जो है ट्रांसफ़र कर सकती है। मोरोवर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, तो उसको जो इस विवाद से जो निपटने की जो शक्ति है, वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों ही पद रिक्त हो जाते हैं, तो जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो भारत के जो है राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति मतलब एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य ग्रहण करेगा। यानी अगर हम बात करें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की एब्सेंस में जो CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है वो कार्य करेगा। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है, वो मैंने आपको कहा वो जांच आयोग के रूप में भी कार्य करते हैं। इवन ये जो सुप्रीम कोर्ट है, वो न्यायालय की अवमानना के लिए जो दंड है उसके देने का भी काम करती है। अगर कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की उपेक्षा या अवमानना करता है, तो उसे जो है न्यायालय दंड देने का अधिकार रखता है। जैसे जो है बाबरी मस्जिद के मामले में अगर हम बात करें, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे कल्याण सिंह जी, उन्होंने जो है पहले न्यायालय को ये आश्वासन दिया था कि वहाँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब वो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वहाँ से ढहा, मतलब उसे जब गिरा दिया गया, तो उन्हें जो है जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्हें 1 दिन की कैद और 12,000 जो है जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया। तो वो अपने मामलों में मतलब अवमानना का जो अधिकार है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की बात करें, तो हम ये मानते हैं कि भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके पास असीम शक्तियाँ हैं। अगर हम भारत की सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय से तुलना करें, तो ये बात तो सही है कि अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है देन इंडिया सुप्रीम कोर्ट। हालांकि वो क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है वहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी जो न्यायिक पुनर्वालोकन का जो अधिकार है, वो ज़्यादा विस्तृत है। क्योंकि वो जो न्यायिक पुनर्वालोकन का जो अधिकार है, वो अमेरिका के अंदर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से काम करता है, जबकि भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार कार्य करता है। क्या अंतर है इन दोनों में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ? अमेरिका के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो ये देखता है कि जो भी काम किया गया, वो क्या कानून का जो एक प्रोसेस है उसके अनुरूप कार्य किया गया है या नहीं। जबकि भारत के अंदर यह जो प्रोसेस है, ये जो है प्रोसेस जो स्टैब्लिश किया है व्यवस्थापिका द्वारा या कानूनों के द्वारा, ये उसके अंतर्गत कार्य किया गया है या नहीं, यह देखता है। तो भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायपालिका के पास विस्तृत अधिकार है, लेकिन
अमेरिका के अगर हम सर्वोच्च न्यायालय से भारत के न्यायालय की तुलना करें तो ये बात तो सही है कि अमेरिका की तुलना में भारत की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है उसके पास उतनी शक्तियां नहीं हैं। और इसका कारण ये भी है कि अमेरिका ने तो जहां एक और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया है, भारत ने जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। और संसदीय व्यवस्था के अंदर जो है संसद के पास ज़्यादा शक्तियां होती है। अगर हम जो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट को अगर मैं उसकी पावर्स को समराइज करने की कोशिश करूं तो एक चीज़ तो सही है कि जो है भारत के अंदर जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो है उसे पृथक रखने की कोशिश की गई है। और जो भी न्यायाधीश हैं वो जो भी कार्य करते हैं उनकी कार्य की जो है आलोचना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये इम्पॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और धीरे धीरे जो है सर्वोच्च न्यायालय ये अपनी इम्पोर्टेंस को असर्ट भी कर रहा है और ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर मैं समराइज करूं तो जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो क्षेत्राधिकार है उसका क्षेत्राधिकार है मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में, सलाह देने के रूप में, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में, मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में और उसके अन्य कार्य। उम्मीद करती हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं और जो उसका जो क्षेत्राधिकार है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।